RGS Academy। आई एम भारती और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का ये लेक्चर हम एक कोटेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। किसी फेमस व्यक्ति ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट वेपन, या फिर एजुकेशन इज़ अ पावरफुल वेपन विच वी कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। यानी कि एजुकेशन एक बहुत ही शक्तिशाली शस्त्र है जिसका यूज़ करके हम इस विश्व का नक्शा चेंज कर सकते हैं, एक विश्व को एक नई दिशा दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कथन एक फेमस व्यक्ति कौन थे? वो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने ये कहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, भारत में एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं। वैसे तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में ही, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे भारत में शिक्षा के बारे में। 1947 से पहले भारत में शिक्षा का क्या स्वरूप था, भारत में शिक्षा के लिए किन किन लोगों ने वर्क किया। ठीक है, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे 1947 के बाद क्या एजुकेशन सिस्टम रहा है, और उसके बाद जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पे रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1947 से पहले। तो 1947 से पहले एजुकेशन के लिए किन किन लोगों ने वर्क किया वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। ठीक है, उसके बाद जो क्रिश्चियन मिशनरीज होती थी, क्रिश्चियन मिशनरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इंडियन रिफॉर्मर्स की। इंडियन रिफॉर्मर्स की, इनका नाम हमने क्यों लिखा? मतलब ये तीन लोग थे जिन्होंने शिक्षा के लिए कुछ ना कुछ किया। तो अब हम बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब जैसा कि हमें पता है कि हमारे देश में ब्रिटिश का शासन चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, वो गवर्न कर रही थी हमारे देश में। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी जॉब्स थी, जैसे कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। तो जो लोअर लेवल की जॉब थी, जो लोअर लेवल की पोस्टें थी, तो उसमें उस जगहों में यदि अंग्रेज़ों को ही रखते तो वो लोग ज़्यादा सैलरीज की डिमांड करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या सोचा कि इन लोअर पोस्ट में क्यों ना हम भारतीयों को ही रखें। ठीक है, और उन्हें हम कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकें और अपना दबदबा भी बनाया रहें। ठीक है, तो अपना दबदबा बनाने के लिए तथा उन्हें कम सैलरी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए उन्हें इन पोस्टों में उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना भारतीयों को ही रखें। तो इसके लिए उन्हें ज़रूरत पड़ी कि यदि हम भारतीयों को रखते हैं तो उन्हें अंग्रेजी माध्यम का या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भारत में अंग्रेजी शिक्षा का विकास किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज थी। अब इनका क्या उद्देश्य था भारत में एजुकेशन को लाने के लिए? तो ये क्या कर रही थी? ये क्रिश्चियन मिशनरीज चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813 के तहत ये भारत में आई। इनका उद्देश्य ये था कि भारत में क्रिश्चियन, मतलब भारत को एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाह रहे थे। एजुकेशन ला करके भारत में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तथा भारत को, उनका उद्देश्य क्या था कि भारत को हम एक क्रिश्चियन कंट्री बना दें। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या थे? इंडियन रिफॉर्मर्स थे। ये लोग तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो या फिर क्रिश्चियन मिशनरी हो, ये अपने अपने फ़ायदे के लिए भारत में एजुकेशन को ला रहे थे। ठीक है, लेकिन जो इंडियन रिफॉर्मर्स थे, इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए थे, तो वो भारत में एजुकेशन, भारत के विकास के लिए लाना चाह रहे थे। वो भारत के लोगों को शिक्षित करना चाह रहे थे। ठीक है ना, भारत का जो लिटरेसी रेट था वो बढ़ाना चाह रहे थे। तो इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन राय, वो पश्चिमी या फिर अंग्रेजी भाषा का विकास देश के विकास के लिए करना चाह रहे थे। तो ये लोग थे कुछ जो इंडिया में एजुकेशन को ला रहे थे। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर कुछ नाम जानते हैं, जैसे कि लॉर्ड, क्या बोलेंगे? लॉर्ड हेस्टिंग, सॉरी वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग लिख लेते। ठीक है, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग। दूसरे हो गए कौन? जोनाथन डंकन। ठीक है, एक हो गए विलियम कैरी, विलियम कैरी। अब देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। किसकी स्थापना की? कलकत्ता मदरसा। ठीक है, उसके बाद जोनाथन डंकन, इन्होंने संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की कहाँ पास? वाराणसी में। ठीक है, और विलियम कैरी एक बैप्टिस्ट मिशनरी थे। इन्होंने बंगाल में एक जगह थी सेरमपुर, वहाँ पास कई सारे क्या खोले? स्कूल वगैरह खोले।
तो ये कुछ लोग थे, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, जोनाथन डंकन हो गए, विलियम कैरी हो गए, ये इंडिविजुअली भारत में शिक्षा के लिए वर्क कर रहे थे, कुछ स्कूल कॉलेजेस की स्थापना की। ठीक है, तो इंडिविजुअली काम करने से भारत में, पूरे भारत में शिक्षा तो नहीं लाई जा सकती। इन्होंने अलग अलग काम किया, अलग अलग क्षेत्रों में काम किया। जब तक देश की शासन यानी कि देश की सरकार खुद वर्क ना करे तो देश में शिक्षा के विकास को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो उस समय शासन किसका चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का चल रहा था। ठीक है, तो उस समय एक एक्ट आया था, कब? 1813 चार्टर एक्ट। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813 में। मैं कुछ ये इंपॉर्टेंट घटनाएं बता रही हूँ कि एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा चल रहा था। ठीक है ना, तो जो चार्टर एक्ट 1813 था उसमें गवर्नमेंट ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए की राशि क्या किया गया, एजुकेशन में खर्च करने के लिए दिया गया, चार्टर एक्ट 1813 के तहत। ठीक है ना, ये राशि तो बहुत कम है, 1 लाख रुपए इतने बड़े भारत में शिक्षा को लाने के लिए बहुत कम है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट शुरुआत तो हुई 1 लाख रुपए से ही। अब देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो 1 लाख रुपए मिला, अब एजुकेशन सिस्टम को चालू किया जाए तो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि इन एजुकेशन सिस्टम में मतलब कि कैसे एजुकेशन को लाया जाए, किस माध्यम में एजुकेशन लाई जाए, किन किन क्षेत्रों में लाई जाए, कैसे पूरा एजुकेशन सिस्टम रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी हम उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला तो एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन, फिर दूसरा ये हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या था, मीडियम ऑफ एजुकेशन। अब ये जो राशि थी इसको एजुकेशन में खर्च करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भाई एजुकेशन के लिए राशि तो मिल गई लेकिन एजुकेशन कैसे लाया जाए, किस माध्यम में होना चाहिए, किस प्रकार की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो पहली प्रॉब्लम क्या थी कि टाइप ऑफ एजुकेशन, कैसे भारत में ही जो शिक्षा है इसी का विस्तार किया जाए, इसी को भारतीयों को सिखाया जाए। ठीक है, या फिर वेस्टर्न एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, मॉडर्न या साइंटिफिक एजुकेशन, क्या किस प्रकार की शिक्षा भारत में लाया जाए। तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्टीज आ रही थी कि कैसे एजुकेशन यहाँ लाया जाए। फिर दूसरी प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, मीडियम ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम आ रही थी कि भारत में शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होना चाहिए। ठीक है ना, वर्नाकुलर मतलब कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पास मीडियम की प्रॉब्लम आ रही थी, इंग्लिश हो या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हो। ठीक है ना, तो हमने देखा कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइप ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इन प्रॉब्लम्स को आते आते सॉल्व होते होते करीबन 8 से 10 साल लग गए और फिर ये राशि बाद में यूज़ हुई। ठीक है, इसके बाद हम एक घटना देखते हैं 1835 की। 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिक, उस टाइम कौन थे यहाँ के गवर्नर, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, जो लॉर्ड विलियम बेटिक थे इन्होंने एजुकेशंस को लाने के लिए एक कमीशन बनाया 1835 में। लॉर्ड विलियम बेटिक ने, इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, 1835 में एजुकेशंस को लाने के लिए लॉर्ड विलियम बेटिक ने क्या किया, एक कमीशन बनवाया था, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कब? 1835 में। अब वो एक कमीशन बनवाया था, उस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? मैकॉले थे, थॉमस मैकॉले थे। इसलिए उस कमीशन को किस नाम से हम जानते हैं? मैकॉले कमीशन। ठीक है, अब मैकॉले कमीशन में जो भी बातें कही गई थी, मैकॉले कमीशन में जो भी बातें कही गई थी उसे हम क्या कहते हैं? मैकॉले मिनट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब उनमें बातें क्या कही गई थी? मैकॉले ने क्या क्या अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो भारत में एजुकेशन का सिस्टम हो वो कैसा हो? इंग्लिश हो, अंग्रेजी माध्यम में ही शिक्षा दी जाए। ठीक है, और शिक्षा हम पूरे भारत को शिक्षा नहीं देंगे, हम केवल अपर लोगों को ही शिक्षा देंगे, अपर लोगों को ही शिक्षा देंगे। अपर यानी कि उच्च वर्ग के लोगों को ही हम शिक्षा देंगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम पूरे भारत को शिक्षित करें। अपर लोग जिन्हें हम शिक्षित करेंगे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोअर लोगों को यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को वो शिक्षित करे। ये किसमें कहा गया था? मैकॉले मिनट्स में मैकॉले ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही थी। ठीक है, अब ये जो बातें हैं कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षित करेंगे, तो एक फेमस इसमें एक थ्योरी है जिसे हम डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं। डाउनवर्ड
फिल्ट्रेशन थ्योरी कहते हैं इसे ही। ठीक है, मतलब कि उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसे हम इस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, मैकॉले कमीशन था। अब इसके बाद नेक्स्ट घटना देखते हैं हम 1854 की। 1854 में एक वुड डिस्पैच आया, वुड डिस्पैच आया। अब ये वुड डिस्पैच कौन लाया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे कौन थे, चार्ल्स वुड थे। ठीक है ना, तो उन्होंने वुड डिस्पैच लाया। इस वुड डिस्पैच को हम क्या कहते हैं, भारतीय यानी कि भारत का शिक्षा का संविधान भी कहते हैं, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मैग्ना कार्टा, इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। कौन लाया था, ये चार्ल्स वुड, उसी के नाम पे वुड डिस्पैच। तो हमें याद रखना है कि 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, इसमें शिक्षा के लिए क्या क्या किया गया था। तो सबसे पहली बात थी कि यहाँ पर जो शिक्षा का माध्यम होगा वो कैसा होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि जो शिक्षा है वो स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटीज़ तक होंगी, यानी कि शिक्षा देने के लिए स्कूल भी बनाए जाएंगे, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएंगी। शिक्षा पूरे माध्यम से पूरी तरीके से दी जाएगी, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होगा। ये सब कहाँ लिखा है, वुड डिस्पैच में लिखा हुआ है। तीसरा चीज़, महिलाओं के एजुकेशंस में ध्यान दिया जाएगा। मैकॉले के जो कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें महिलाओं के एजुकेशंस के लिए कुछ भी बात नहीं की गई थी। ठीक है ना, लेकिन जो वुड डिस्पैच आया था इसमें वुमेन एजुकेशंस को भी ध्यान में रखा गया, वुमेन एजुकेशंस को भी ध्यान में रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पास और कौन कौन सी बातें की गई थी, जैसे आज के समय में जो स्टेट्स होती हैं तो उस समय उनको प्रोविंस कहा जाता था, तो हर एक प्रोविंस में यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। ठीक है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें की गई थी। और यहाँ पास एक खास बात क्या की गई थी कि ये जो सारा सिस्टम है पढ़ाई का, सारा सिस्टम है जो एजुकेशन का, वो सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की है, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की है। ठीक है ना, लेकिन मैकॉले मिनट्स में ये सब कुछ नहीं लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि हम केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, फिर ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन वुड डिस्पैच में क्या कहा गया था कि जो पूरे सिस्टम है, पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, गवर्नमेंट की होगी। तो ये हमने देखा 1947 से पहले कुछ ऐसा एजुकेशन सिस्टम चल रहा था, इन लोगों ने एजुकेशन के लिए कुछ ना कुछ वर्क किए। इसके बाद भी कई सारे आयोग आए शिक्षा को लेकर के। ठीक है, तो ये ऐसा पूरा सिस्टम चल रहा था। अब हम आते हैं अपना 1947 के बाद, यानी कि देश की आज़ादी के बाद भारत में शिक्षा का क्या स्तर था, क्या शिक्षा व्यवस्था की गई थी भारत में शिक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कोई भी हमें बिल्डिंग बनाना है तो उसका जो नींव होता है, जब तक नींव जितनी ज़्यादा मजबूत उसकी नींव होगी उतनी ही मजबूती उसकी क्या हो सकती है, इमारत होगी। तो उसी तरह एक शिक्षित एक अच्छा देश जो विकास करता है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसकी नींव क्या है, शिक्षा है। यदि शिक्षा का स्तर अच्छा होगा तो वो देश भी क्या है, वह अच्छे से विकास करेगा। ठीक है ना, तो हमें अपना एजुकेशन सिस्टम देखना है 1947 के बाद। तो 1947 के बाद हम देखते हैं कि 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय यूजीसी का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जो कि क्या करती है, विश्वविद्यालयों को गवर्न करती है। ठीक है, तो उसके बाद से ही 1968 में भारत में डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में एक कमीशन बना और उसे ही हम किस नाम से जानते हैं, भारत की पहली शिक्षा नीति के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो भारत की शिक्षा नीति आपको याद रखना है, ये DS कोठारी का नाम याद रखना है। ठीक है, कि इनकी समिति ने पहली शिक्षा नीति बनाई थी। तो हमारे देश में अभी तक कुल 3 शिक्षा नीति है। पहली कौन सी, 1968 में DS कोठारी की अध्यक्षता में बनी थी। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति कब बनी, 1986 में, जिसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया था 1992 में, इसलिए इसको ऐसे भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा 1986/1992। ठीक है, और तीसरी कौन सी है, 2020 में जो आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आज हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है। देखिए, इस टाइम PM कौन थे हमारे, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और 1986 में कौन थे, राजीव गांधी थे। और प्रेजेंट में तो पता ही है 2020 में कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है, चलिए
अब देखते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस कमीशन ने, मतलब किस की अध्यक्षता में बनाया गया था, किसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। तो आपको ये नाम याद रखना है, के कस्तूरी रंगन, आपको इनका नाम याद रखना है। जैसे अभी तक हम DS कोठारी का नाम याद रखें, उसी तरह आगे से याद रखा जाएगा के कस्तूरी रंगन का, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी अध्यक्षता में, किसकी कमेटी ने बनाया है, के कस्तूरी रंगन की। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो देखना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारा पॉइंट यहाँ लिखे हुए हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमें सबसे पहले देखना है कि स्कूलिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, उसके बाद लैंग्वेजेस में क्या चेंजेस आया है, हायर एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं, उसके बाद 4 ईयर कोर्सेज में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्कूलिंग के बारे में। अब देखिए, स्कूलिंग में सबसे पहले चेंजेस क्या आया है, जो 10+2 है वो किस पे चेंज हो गया है, 5+3+3+4 पे चेंजेस हो गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये 5 साल की एजुकेशन है, 5 साल की एजुकेशन को क्या कहा गया है, पहला प्राइमरी एजुकेशन, क्या बोलेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज को बोलेंगे, फाउंडेशन स्टेज भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन स्टेज। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पास जो 5 साल की एजुकेशन है उसे, मतलब उनमें से जो 3 साल की एजुकेशन होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है ना, और 2 साल की एजुकेशन क्या होगी, क्लास 1 और क्लास 2 होगी। ठीक है, जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, अभी तक गवर्नमेंट स्कूलों में एजुकेशन कहाँ से, क्लास 1 से स्टार्ट की जाती है, लेकिन अब क्या होगा, क्लास, मतलब जो प्राइमरी एजुकेशन है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, जो प्राइमरी सेक्शन होता है वो भी फाउंडेशन स्टेज में शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो 3 साल की पढ़ाई है, गवर्नमेंट ये किस पे मतलब डिपेंड करेंगे, ये आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं उस पर निर्भर है। लेकिन इनको शिक्षित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उतने ट्रेंड नहीं है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उन्हें टीचिंग के लिए ट्रेंड करेगी। जैसे कि जो 12th पास है उन्हें 6 मंथ का कोर्स प्रोग्राम करवाएगी। ठीक है, और जो 10th पास है उनके लिए 1 ईयर, मतलब उनके लिए उनको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ताकि वो जो बच्चों का जो फाउंडेशन स्टेज का जो प्री प्राइमरी सेक्शन है, जो 3 साल का कोर्स है स्टार्टिंग का, ये उन्हें कवर करवा सकें। ठीक है, तो इस एजुकेशन के तहत जैसे कि अभी 6 से 14 साल की शिक्षा क्या होती है, फ्री होती है, तो राइट टू एजुकेशन के तहत अब क्या होगा, 3 से 18 साल तक की शिक्षा क्या होगी, निःशुल्क होगी गवर्नमेंट के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। हमने फाउंडेशन स्टेज तो देख लिया, उसके बाद हमारा है 3 का मतलब क्या है, हमारा प्रीपरेटरी स्टेज। अब प्रीपरेटरी स्टेज में क्या है, 3 साल रहेंगे। 3 साल यानी कि किस क्लास से किस क्लास तक, क्लास 3rd से क्लास 5th तक। ठीक है, अब तीसरा 3rd देखते हैं। 3rd क्या है, मिडिल स्टेज। 3rd है हमारा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में कहाँ से कहाँ तक की एजुकेशन रहेगी, 5th क्लास से, 5th तो हो गया ना, 6 से 8th तक की, ये 3 साल रहेंगे। ठीक है, 5+3+3+ अब नेक्स्ट आएगा क्या, सेकेंडरी स्टेज। अब सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, जो 4 साल की एजुकेशन है, 4 साल की एजुकेशन यानी कि कौन सी क्लास तक, 9th to 12th क्लास तक है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी स्टेज। तो इस प्रकार जो ये 10+2 वाला सिस्टम था वो किस पे चेंज हो गया, 5+3+3+4 पे चेंज हो गया। ठीक है, अब हमें ये सिस्टम तो चेंज हो गया, लेकिन और क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। अब जैसे कि जो सेकेंडरी स्टेज है, क्लास 9th से लेकर के क्लास 12th तक, तो जैसे कि अभी हम सब्जेक्ट कब चेंज करते थे, कब चूज़ करते थे, हम क्लास 11th से सब्जेक्ट चूज़ करते थे, लेकिन अब नया सिस्टम क्या आ गया है, नया सिस्टम आ गया है कि हम क्लास 9th से ही क्या करेंगे,
सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, जो क्लास 10th है और क्लास 12th है, ठीक है ना, तो इसमें जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, लेकिन उनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम कर दी गई है। ठीक है। लेकिन अब और क्या होगा यहाँ पास, जैसे कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो सेमेस्टर वाइज होंगे। कैसे होंगे? सेमेस्टर वाइज, यानी कि अब सेमेस्टर वाइज होंगे तो उनमें से जो उनकी मार्कशीट बनेगी, तो जिस सेमेस्टर में उनके ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से वो मार्कशीट बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पास फोकस किस में किया जाएगा? रेक्टिफिकेशंस को बंद करके यहाँ पास बच्चों की स्टडी में किस में फोकस किया जाएगा कि उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है, और वो अपने नॉलेज को रियल वर्ल्ड में कैसे यूज़ करते हैं, वो हाउ टू यूज़, यानी कि जो उनके कॉन्सेप्ट है, उनका नॉलेज है, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज कितना है या कैसा है, ये उस पर फोकस किया जाएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। ठीक है ना, और ताकि वो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज को रियल वर्ल्ड पे यूज़ कर सके। ठीक है। तो ये सब क्या था, ये कुछ नए चेंजेस आए हैं। तो हमने स्कूलिंग सिस्टम देख लिया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, लैंग्वेजेस की बात करते हैं कि लैंग्वेजेस में क्या चेंजेस आए हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है लैंग्वेज। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो प्राइमरी यानी कि प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों की, वो किस पे दी जाए? मातृभाषा में दी जाए। जो प्रारंभिक शिक्षा है बच्चों की वो किस पे दी जाए? मातृभाषा पे दी जाए। ठीक है। अब उसके बाद आपने एक सुना होगा 3 लैंग्वेज फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है। अब देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला को पढ़ने से पहले मैं बताती हूँ कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, अभी 2020 में 29 जुलाई, कभी आई है? 29 जुलाई 2020 को ये फाइनली आई है। ठीक है ना। तो 31 मई 2019 को, 31 मई 2019 को 2019 को, ठीक है ना, तो क्या आया था? इस पॉलिसी का ड्राफ्ट आया था, यानी कि इस पॉलिसी में जो भी बातें कही गई हैं वो पब्लिक कर दी गई थी तथा पब्लिक के सुझाव मांगे गए थे। ठीक है ना। तो ये ड्राफ्ट कब आया था? पिछले साल आया था, 2019 पे आया था। ठीक है। तो पिछले साल जो 3 लैंग्वेज फार्मूला था, तो वहाँ पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या कर दिया गया था? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया था। तो जो हमारी साउथर्न स्टेट है, जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, तो इन सब लोगों ने क्या किया? आपत्ति जताया। तो इसके बाद से जो हिंदी कंपलसरी थी उसको हटा दिया गया है। ठीक है। अब उसके बाद जो नया चेंजेस आया, तो उसके अकॉर्डिंग 3 लैंग्वेज फार्मूला में क्या है कि जो एजुकेशन की भाषाएँ होंगी उनमें से 2 भारतीय होंगी। 2 भाषाएँ कैसी होंगी? भारतीय भाषाएँ होंगी, और एक कैसी होगी? एक बाहरी भाषा हो सकती है। ठीक है। अब जैसे कोई MP का बंदा है, तो वो यदि एक बाहरी भाषा इंग्लिश सीख रहा है, तो वो 2 और जो भाषाएं सीखना चाहता है, तो वो एक हिंदी ले सकता है और क्या ले सकता है? भारत की कोई दूसरी, कन्नड़ हो या मलयालम हो, कैसे भी हो, वो भारतीय भाषा ही दूसरी सीख सकता है, दूसरी बाहर की फॉरेन लैंग्वेज नहीं सीख सकता। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला में था। ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा, मेन बात ये थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मातृभाषा में ही दी जाए, ऐसा कहा गया है। ठीक है। चलिए अब लैंग्वेज की बात हम देखते हैं किसकी? हायर एजुकेशन में आते हैं। हायर एजुकेशन यानी कि हम कॉलेजेस में आते हैं कि कॉलेजेस में एडमिशन लेने का क्या सिस्टम है। ठीक है। तो अभी तक यदि कॉलेज में एडमिशन्स लेना होता है तो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ या कई सारे कॉलेजेस क्या करवाते हैं? अपना एक अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाते हैं या फिर परसेंटेज बेस में एडमिशन्स लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन अब क्या होगा? कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एक एजेंसी होती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो क्या करवाएगी? एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। उसका नाम क्या है? CEE, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है ना। अब किस फील्ड को छोड़ करके, मेडिकल फील्ड हो गई या फिर इंजीनियरिंग फील्ड हो गई या फिर लीगल फील्ड हो गई, इन फील्ड्स को छोड़ करके जितनी भी कॉलेजेस की पढ़ाई है, जितने भी और अदर फील्ड हैं, तो उनके लिए क्या होगा? एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा। अब ये एग्ज़ाम भी कैसे होगा? साल में, मतलब साल में क्या होगा? 2 बार होगा। ठीक है ना। CE का एग्ज़ाम कैसे होगा? साल में 2 बार होगा। उसके बाद
कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें से तो एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, जो व्यक्ति जो कोर्स कर रहा है उसका एक स्पेशल सब्जेक्ट होगा, स्पेशल सब्जेक्ट होगा। तो इस तरह से क्या होगा, हम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के तहत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हायर एजुकेशन में। तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको अभी तक गवर्न कौन करती है, यूजीसी करती है। ठीक है ना, यूजीसी करती है। तो अब आपने सुना होगा कि जो यूजीसी है वो हट करके अब एक नया कमीशन बन रहा है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इसकी जगह अब क्या आ रहा है, एक नया कमीशन हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया आ रहा है। वो क्या करेगा, अब विश्वविद्यालयों को क्या करेगा, गवर्न करेगा, उनको मैनेज करेगा। ठीक है, चलिए, तो हमने स्कूलिंग देख लिया, लैंग्वेजेस देख लिया, हायर एजुकेशन देख लिया कि कॉलेजेस में कैसे एडमिशन्स होंगे। यूजीसी जो कि अभी तक की विश्वविद्यालयों को गवर्न करती है, यूनिवर्सिटीज़ को, उसकी जगह क्या आएगा, अब HECI आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 4 ईयर कोर्सेस होते हैं, जो 4 ईयर कोर्सेस होते हैं, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो देखिए 4 ईयर, यहाँ पास 4 ईयर कोर्सेज में बताया गया है कि जितने भी अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स होते हैं वो कितने साल के होंगे, अब 4 ईयर के होंगे। ठीक है, अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स अभी तक कितने होते थे, 3 साल के होते थे, अब कैसे होंगे, 4 साल के होंगे। और मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन, मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन होगा अपने पास। ठीक है, अब ये मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि अभी तक जैसे 3 साल का कोर्स होता था ग्रेजुएशन का, ठीक है ना, तो उसमें से यदि कोई जब तक कि लास्ट सेमेस्टर, 3rd ईयर के लास्ट सेमेस्टर के पेपर ना दे ले तो उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कहलाता था। ठीक है, यदि वो बीच में छोड़ देता, तो जैसे मान लीजिए कोई 2.5 साल में ही किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ दिया, तो उसकी जो 2.5 साल की पढ़ाई है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो 12th पास ही कहलाएगा। ठीक है ना, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शंस अपने पास रहेगा। ठीक है ना, मल्टीपल एग्जिस्ट का मतलब है कि जैसे कोर्सेज अंडर ग्रेजुएट कोर्स 4 ईयर कर दिया गया है, अब उसमें से यदि कोई 1 साल तक ही पढ़ाई करता है, 1 साल तक ही पढ़ाई कर पाया, उसके बाद वो मजबूरी बस नहीं कर पा रहा या कोई भी कारण हो, तो उसे जो 1 साल की पढ़ाई है वो उसकी वेस्ट नहीं जाएगी, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, और दूसरा यदि कोई 2 साल तक पढ़ाई कंटिन्यू कर पाया तो उसे क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा। ठीक है, और तीसरा क्या, यदि कोई 3 साल तक कर सकता है तो उसे बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, बैचलर डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, और यदि कोई 4 साल तक कर लिया तो उसको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च। एक सेकेंड, फोर्थ ईयर के बाद क्या होगा, बैचलर डिग्री और बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च, इसका उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शन। जो जिस जहाँ तक पढ़ाई करेगा उससे सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा और बैचलर डिग्री मिलेगी, और क्या मिलेगा, बैचलर डिग्री प्लस रिसर्च। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिसर्च में ज़्यादा भी वर्क करेगी, रिसर्च को ऐड किया गया है। ठीक है, अब जैसे कि एक अपने यहाँ कोर्स होता है एमफिल का, एमफिल कब होता है, जैसे कोई BA कर रहा है, MA कर रहा है, फिर एमफिल होता है, फिर क्या होता है, PhD होता है। तो ये क्या है, मिडिल रिसर्च डिग्री होता है। ठीक है ना, यहाँ पास मतलब यहाँ भी रिसर्च वर्क ही किया जाता है, मेन वर्क तो यहाँ किया जाता है, लेकिन यहाँ पास मिडिल वर्क इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि जैसे किसी ने MA किया, मास्टर डिग्री किया, उसे PhD करना है तो उसे थोड़ा सा एमफिल से होकर के गुजरना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब इस डिग्री को क्या कर दिया गया है, क्लोज कर दिया गया। ठीक है ना, और जो भी रिसर्च वर्क है वो यहाँ पास भी थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दिया गया, यानी कि रिसर्च वर्क में ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, 4 ईयर कोर्सेस, यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स कितने साल के होंगे, 4 साल के होंगे। मल्टीपल एग्जिस्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहेगा, और ये इसकी डिटेल है। ठीक है ना, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर डिग्री और बैचलर प्लस रिसर्च रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, अगला है हमारा टेक्नोलॉजी की, कि टेक्नोलॉजी का क्या है। देखिए जो टेक्नोलॉजी है
तो एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास नई नई टेक्नोलॉजीज़ को एजुकेशन के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस हो गई या कई सारे भी जितनी भी है तो टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कहा गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसकी, फाइनेंस की बात करते हैं। फाइनेंस यानी कि भारत में शिक्षा के लिए कुल कितना खर्च करना चाहिए, देश की कुल जीडीपी का कितना खर्च करना चाहिए। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा गया है कि देश की कुल जीडीपी का 6% हमें एजुकेशन सिस्टम में खर्च करना चाहिए। यही बात 1968 की पॉलिसी में कही गई थी, यही बात 1986 में कही गई थी और यही बात 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई, लेकिन फॉलो कभी नहीं हो पाई है। ठीक है, अभी करंट में हमारी जीडीपी का कुल कितना खर्च किया जा रहा है एजुकेशन में, तो 4.43% खर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा फाइनेंस के बारे में। अभी जो इतना सारा नया चेंजेस आया है तुरंत तो इसे फॉलो किया नहीं जा सकता, तो ये सब फॉलो होने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। इम्प्लीमेंटेशन में ऐसा कहा जा रहा है कि शायद 2022-23 के सेशन तक ये सब शायद इम्प्लीमेंट हो जाए, देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर में हमने पूरा डिस्कस किया कि 1947 से पहले एजुकेशन में क्या क्या काम किया गया था, ठीक है, देश में, और उसके बाद 1947 के बाद देश की आज़ादी के बाद एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस किए गए, एजुकेशन के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई, कौन कौन सी शिक्षा पॉलिसीज़ आई। ठीक है, और हमने पूरा डिस्कस किया न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, यदि आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो आप उसके आंसर्स कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। सबसे पहले तो मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था, जोनाथन डंकन। तो आपको बताना है कि उन्होंने कहाँ पास और किस कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद मैंने एक यूजीसी संस्था का नाम लिया था, तो आपको बताना है कि प्रेजेंट में यूजीसी के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम देखें आपको बताना, मैंने बताया था कि जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कौन बनाया था, के कस्तूरीरंगन की रिपोर्ट के तहत ये पॉलिसीज़ आई है, उनका नाम हमें याद रखना है। तो जो ये कमेटी है कौन सी, के कस्तूरीरंगन की, तो ये कमेटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो इस मंत्रालय का जो नाम है वो चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो आपको बताना है कि प्रेजेंट में शिक्षा मंत्री कौन है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस हैं, ये तो पूरे एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किया गया है। अब एजुकेशन में चेंज किया गया है तो टीचर्स में भी कुछ ना कुछ चेंजेस किया जाएगा कि भाई इन सबको पढ़ाने के लिए टीचर्स की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो टीचर्स के लिए भी नए नए टेस्ट जो भी होते हैं, जैसे कि जो प्री प्राइमरी सेक्शन है अभी तक इतना कंपलसरी नहीं था कि टीचर बीएड करे या फिर टेट का एग्ज़ाम दे, तो ये सारे एग्ज़ाम्स उनके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। तो ये टीचर्स की चीज़ें तो हो गई, अलग सी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे उनमें भी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यदि आपको कोई सा भी डाउट आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू।